वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। इंडोनेशियन स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट 2011 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर टेंशन भी बढ़ रही है। मंगलवार को इंडोनेशियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई, जो कि एक डेकेड से भी ज़्यादा टाइम के बाद इतनी बड़ी गिरावट है। इस वजह से एक टेम्पररी ट्रेडिंग हॉल्ट भी एक्टिव करना पड़ा, जो कि पैंडेमिक के बाद पहली बार हुआ है। इकोनॉमिक स्लोडाउन और कंज्यूमर स्पेंडिंग के वीक सिग्नल्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। ट्रेडिंग को भी हॉल्ट करना पड़ा। इंडोनेशिया का इंडेक्स जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स एक दिन में 7% तक गिर गया, जो कि सितंबर 2011 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पीटीडीसीआई इंडोनेशिया डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर और पीटी बैंक रक्यात इंडोनेशिया पर पड़ा, जिसमें पीटीडीसीआई इंडोनेशिया 20% के लोअर सर्किट पर चला गया। मार्केट ने 5% का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, जिसके बाद 30 मिनट तक ट्रेडिंग बंद करना पड़ा, जो कि लास्ट टाइम 2020 के एंड में देखा गया था। जब हॉल्ड खत्म हुआ तब भी मार्केट गिरता ही रहा। अब अगर 10% तक गिरावट होती है तो एक और ऑटोमेटिक सस्पेंशन लग सकता है। इसके साथ ही इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया भी 0.3% वीक हो गया अगेंस्ट यूएस डॉलर, और अभी तक का एशिया का सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। प्रबोवो सुबियांटो की नई पॉलिसी और बजट डेफिसिट ने टेंशन बढ़ाई है। इंडोनेशियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो की नई डायरेक्टिव्स के बाद। उन्होंने फंड्स को प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए रीअलोकेट करने के इंस्ट्रक्शन दिया है, जिससे स्टेट रेवेन्यू 20% से ज़्यादा गिर गए और बजट डेफिसिट आ गया। मार्जिन ट्रेडर्स के लिक्विडेशन ने मार्केट क्रैश को और तेज कर दिया। मार्केट क्रैश का एक बड़ा रीजन पोजीशन अनवाइंडिंग और फोर्स लिक्विडेशन है। स्पेशली मार्जिन ट्रेडर्स की वजह से मार्केट सेंटिमेंट अभी भी वीक है और नए इन्वेस्टर के फ्रेश इनफ्लो भी नहीं आ रहे। इस वजह से मार्केट का मोमेंटम निगेटिव बना हुआ है और लॉन्ग ब्रेक के चलते और ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर का भी एग्जिट हुआ है, $1.65 बिलियन आउटफ्लो। ये गिरावट इंडोनेशियन स्टॉक मार्केट को 2025 के सबसे खराब परफॉर्मिंग मार्केट में ला खड़ा कर दिया है। स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर और ट्रेड टेंशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने फंड्स एग्जिट करने शुरू कर दिए। अब तक $1.65 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है, जिससे लोकल मार्केट और ज़्यादा वीक हो गया है। अब सबकी नज़रें बैंक इंडोनेशिया की बुधवार की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर है। इन्वेस्टर को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक कोई इंटरवेंशन करेगा ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके और ग्रोथ को बूस्ट दिया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक किस तरह से इस फाइनेंशियल टर्मोइल को हैंडल करते हैं। शुगर स्टॉक्स में तेजी, सप्लाई शॉर्टेज के डर से 20% तक ऊपर चले गए। 18 मार्च को शुगर स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई, क्योंकि शुगर फ्यूचर्स अपने लगभग 3 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। सप्लाई शॉर्टेज के बढ़ते कंसर्न ने इन्वेस्टर को बुलिश कर दिया है, जिससे उत्तम शुगर, धामपुर शुगर मिल्स, राणा शुगर्स, ईआईडी पैरी इंडिया और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर 20% तक जमकर गए। भारत और ब्राजील की प्रोडक्शन कमी से भी टेंशन बढ़ रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया के दो सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर ब्राजील और इंडिया अपनी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही इंडिया की शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर भी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ये टेंशन तब और बढ़ गया जब न्यूयॉर्क मार्केट का मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड रॉ शुगर कॉन्ट्रैक्ट 3.7% जम कर गया, जो फरवरी 2026 के बाद का हाईएस्ट लेवल था। इंडिया में शुगर प्रोडक्शन फोरकास्ट हुआ है कम। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उन्होंने 2025 सीजन के लिए अपना शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेट 27.27 मिलियन मीट्रिक टन से 26.4 MMT तक घटा दिया है। ये रिवीजन कम शुगर केन यील्ड, उत्तर प्रदेश में शुगर रिकवरी वीक होने और महाराष्ट्र में प्रोडक्शन गिरने के कारण किया गया है। ग्लोबल शुगर में डिफिसिट है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ग्लोबल शुगर डिफिसिट का एस्टिमेट बढ़ा दिया है। पहले नवंबर 2024 में ये -2.51 MMT था, जो अब -4.88 MMT हो गया है। इसका मतलब है कि 2023-24 का सीजन 1.31 MMT सरप्लस अब डिफिसिट में कन्वर्ट हो चुका है। ब्राज़ील में वेदर इशूज शुगर का आउटपुट और गिर रहा है। ब्राज़ील, जो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, वहाँ हार्श वेदर कंडीशन ने शुगर केन फार्मिंग को अफेक्ट किया है। ड्राई वेदर
और एक्सेसिव हीट की वजह से वहाँ के फार्मर्स और ट्रेडर ने अपनी शुगर केन हार्वेस्ट एस्टीमेट कम कर दी है। ब्राज़ील की गवर्नमेंट क्रॉप फोरकास्टिंग एजेंसी 2024-25 सीजन के लिए शुगर प्रोडक्शन एस्टीमेट 46 एमएमटी से 44 एमएमटी तक रिड्यूस कर दिया है, जो कि एक और निगेटिव सिग्नल है। अब क्या होगा? सप्लाई क्राइसिस के चलते शुगर प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी पर भी सबकी नज़र होगी। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बुलिश बन सकता है। अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं तो शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक और भी ऊपर जा सकते हैं। LIC जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री करेगा। मार्च 31 तक हो सकता है फैसला। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने के लिए एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। मार्च 31 2025 तक इसका फाइनल डिसीजन एक्सपेक्टेड है, जैसे कि LIC के CEO ने कहा। LIC का विजन है इंश्योरेंस मार्केट में और एक्सपांड करना। कंपनी के CEO मोंटी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बताया, LIC अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई करने और इंश्योरेंस मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। डिस्कशन फाइनल स्टेज पर है और हमें उम्मीद है कि मार्च 31 से पहले डिसीजन ले लिया जाएगा। इसमें LIC का स्टेक कितना हो सकता है? जब उनसे LIC के पॉसिबल स्टेक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि LIC कंट्रोलिंग स्टेक नहीं लेगा। फाइनल शेयर होल्डिंग वैल्यूएशन और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी। साथ ही LIC का RBI से 50 ईयर और 100 ईयर बॉन्ड का रिक्वेस्ट भी है। मोंटी ने यह भी बताया कि LIC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 50 ईयर और 100 ईयर बॉन्ड इशू करने का रिक्वेस्ट किया है। ये स्टेप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उठाया गया है। तो क्या LIC हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एक गेम चेंजर बन सकता है? अगर LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इंटर करता है तो ये मार्केट डायनामिक्स को काफ़ी बदल सकता है। LIC का ब्रांड, ट्रस्ट और वाइड कस्टमर बेस इसको हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट का एक बड़ा प्लेयर बना सकता है। अब देखना यह है कि मार्च 31 तक कौन से बड़े अनाउंसमेंट होते हैं। आयरकॉन के शेयर 7% तक चढ़ गए 5 दिन की गिरावट के बाद। ये तेजी तब आई जब कंपनी के जॉइंट वेंचर को 1096 करोड़ का बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला। आयरकॉन BRC जॉइंट वेंचर को मेघालय गवर्नमेंट से मिला मेगा कॉन्ट्रैक्ट। आयरकॉन इंटरनेशनल और बद्री राय एंड कंपनी के जॉइंट वेंचर को मेघालय गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने 1096 करोड़ का EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का काम न्यू शिलोंग सिटी मेघालय में एक नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन बेसिस पर 36 महीने में कंप्लीट करना होगा। आयरकॉन का इस प्रोजेक्ट में 26% का शेयर है, जो ₹285 करोड़ के आसपास है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 65% गिर गया, जो 244 करोड़ से घटकर 86 करोड़ तक आ गया। रेवेन्यू भी 10% डिक्लाइन हुआ, जो 2,929 करोड़ से गिरकर 2,612 करोड़ हो गया। ये नंबर इन्वेस्टर के लिए थोड़े डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, लेकिन नया EPC कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। बिरला एस्टेट ने पुणे में अपना पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बिरला पुण्य लॉन्च किया। 2700 करोड़ का रेवेन्यू का पोटेंशियल है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट की होल्ली ओन सब्सिडरी बिरला एस्टेट, उसने पुणे में अपना पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। मार्च 17 को पोस्ट मार्केट आवर्स में कंपनी ने एक्सचेंज फिलिंग के जरिए यह अनाउंसमेंट किया। बिरला पुण्य पुणे के बीचों बीच लग्जरी लिविंग का नया पता। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल पुणे के संगमवाड़ी एरिया में डेवलप किया जाएगा, जो 5.76 एकड़ की जमीन पर फैला होगा। 1000 फ्लैट्स होंगे, जो 1 BHK से लेकर 4 BHK तक के वेरिएंट्स में मिलेंगे। 4 टावर्स होंगे, जो 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया कवर करेंगे। पहले फेज में 500 फ्लैट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि बिरला पुण्य पुणे के की हब जैसे शिवाजी नगर, कोरेगांव पार्क और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड होगा। साथ ही ये मेट्रो स्टेशन के भी करीब होगा। बिरला एस्टेट के MD एंड CEO जितेंद्रन ने कहा, पुणे की रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेज ग्रो कर रही है, जो IT इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ड्राइव हो रही है। इस वजह से प्रीमियम होम्स की डिमांड्स बढ़ रही है। बिरला पुण्य एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का बेंचमार्क सेट करेगा, जिसमें लग्जरी और पुणे का टाइमलेस चार्म दोनों का परफेक्ट बैलेंस होगा। लग्जरी के साथ रिटेल और सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रोजेक्ट में रिटेल विलेजेस का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें ऑल फ्रेस्को फूड एंड बेवरेज और शॉपिंग स्पेसेस शामिल रहेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर और इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाएगा।
फ्लाइट के प्राइजेस क्या हो सकते हैं? 2 BHK के प्राइस 1.75 करोड़ से शुरू होंगे, 3 BHK 3.40 करोड़ से और 4 BHK 4.35 करोड़ से स्टार्ट होंगे। पुणे के बाहर भी एक्सपेंशन की तैयारी है। कंपनी पुणे के आउटस्कर्ट पर भी फोकस कर रही है और मांजरी में 16.5 एकड़ का लैंड पार्सल खरीद चुकी है, जो बिजनेस एक्सपेंशन का एक और बड़ा सिग्नल है। बिरला पुन्ना का लॉन्च पुणे की बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा स्टेप है। लग्जरी, सस्टेनेबिलिटी और कनेक्टिविटी का परफेक्ट ब्लेंड होने की वजह से ये प्रोजेक्ट बायर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड और NFTDC के बीच पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर जोर। कोल इंडिया ने नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये एग्रीमेंट 15 मार्च 2025 को हैदराबाद में एग्जीक्यूट किया गया। इस MOU के तहत कोल इंडिया और NFTDC मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहेंगे और एक्सपर्टाइज इन्हेंस करने पर काम करेंगे। NFTDC एक ऑटोनॉमस और सेल्फ फाइनेंसिंग R&D इंस्टीट्यूशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। क्या होगा इस पार्टनरशिप में? क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ रहा है और इंडिया भी अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर फोकस कर रहा है। कोल इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, अब नए मिनरल्स और टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन पर भी ध्यान दे रहा है। NFTDC की एक्सपर्टीज स्पेशली नॉन फेरस मटेरियल और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कोल इंडिया के साथ मिलकर नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोल सकती है। अगर इस पार्टनरशिप से नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ सकती है। रेनेसेंस ग्लोबल का बड़ा फाइनेंशियल मूव, 53 करोड़ का डेट रिडक्शन, जीरो नेट डेट बनाने की राह पर। रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, जो एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है ब्रांडेड फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और मजबूत बना रहा है। कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान अपना 53 करोड़ का ग्रॉस डेट रिड्यूस किया, जो उसकी स्ट्रॉन्ग कैपिटल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को दिखाता है। इस रिडक्शन का सीधा इम्पैक्ट कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस पर पड़ेगा, जिससे बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी पर इंप्रूव होगी। कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 तक अपना नेट डेट 188 करोड़ तक ला दिया, जो पिछले साल 311 करोड़ था। इसका मतलब है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल गोल को कंसिस्टेंटली अचीव कर रही है। रेनेसेंस ग्लोबल का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है? ब्रांडेड ज्वेलरी लीडर, रेनेसेंस USA, कनाडा, UK और एशिया के हाई पोटेंशियल मार्केट में ज्वेलरी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करता है। D2C और B2B मॉडल्स, कंपनी B2B और डायरेक्ट टू कस्टमर D2C दोनों मॉडल्स पर काम करता है। लाइसेंस और ओन ब्रांड्स, रेनेसेंस डिज्नी, हॉलमार्क और NFL जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ लाइसेंसेस एग्रीमेंट रखता है। साथ ही अपने ओन ब्रांड जैसे इरास्वा, ज्वेली और एवरीडे एलिगेंस को भी ग्रो कर रहा है। ई-कॉमर्स में भी एक्सपेंशन, 2020 के बाद कंपनी ने 6 D2C ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किए, जिससे डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो गई। डेट रिडक्शन से कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होंगी, जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा।